क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा है? यदि आपका जवाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, तो इस वीडियो के अंत तक आपका जवाब बदलने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई सोल्यूशन में। तो आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी के सभी चैप्टर्स को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके किसी भी एग्जाम में जीएस आती है जिसमें पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके लिए आप ये सीरीज शुरू से लेके अंत तक पूरी देखें और उसके बाद आप पॉलिटी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ एक स्टोरी की तरह आपको इसको समझना है। तो ये बात है 1885 की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी यानी इस्टेब्लिश हुई थी। देखो उस समय होता क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे ज्यादा जोर पे थी और ब्रिटिशर्स जो थे वो लोगों को अपने उनके बेसिक राइट्स नहीं दे रहे थे। ना उनको खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता था, ना उनको रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज थी, ना एजुकेशन के ऊपर इतना गवर्नमेंट तब एक्सपेंसेस कर रही थी। ठीक है, तो उन चीजों को एक सोल्यूशन देने के लिए एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। कांग्रेस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग है इकट्ठे होना, लोगों का इकट्ठ। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस जो बनी थी वो आजादी दिलाने के पर्पज से नहीं बनी थी। ठीक है, जस्ट ये बनी थी हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज रोटी कपड़ा मकान। तो जस्ट रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स जो होती हैं ह्यूमन की, उनको पूरा करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो वो ब्रिटिशर्स से ये डिमांड कर रही थी कि जस्ट आप हमारे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, जो खर्चा आप इंग्लैंड भेज रहे हो वो खर्चा आप हमारी एजुकेशन के ऊपर करो, हमारे लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करो। तो ये चीजें डिमांडेड थी। ठीक है, बट कभी भी इंडिपेंडेंस डिमांडेड नहीं थी। तो क्या हुआ, 1929 में सबसे पहले कांग्रेस ने ऐसा डिमांड किया कि हमें अब बहुत ज्यादा अत हो गई है हर चीज की, किसी चीज की भी एक्सट्रीम बहुत बुरी होती है। तो क्योंकि उनके अत्याचारों की अब बहुत ज्यादा हो गई है, अत हो गई है, तो उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए अब आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि अब हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर राज करो, आप हमें बेसिक नीड्स दो, हम आपके लिए, आपके आगे अपनी चीज के लिए डिमांड करें। तो अब हमें क्या चाहिए, आपसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए कि आप पूरी तरह से हमारा देश हमें सौंप दो और आप यहाँ से चले जाओ। पर एज यूजुअल आपको लगता है कि इंडियन ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतनी जल्दी कांग्रेस की बात मान जाएंगे, तो उन्होंने जस्ट उसको माइनॉरिटी समझ के एक तरह से इग्नोर कर दिया उस चीज को। तो 1934 में क्या होता है, एक इंसान आते हैं, दैट इज एम एन रॉय। अब एम एन रॉय बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि अगर आप डिमांड कर रहे हो ब्रिटिशर्स से कि आप हमें हमारा इंडिया जो कंट्री है पूरी छोड़ दो ऐसे ही और आप चले जाओ यहाँ से, तो आप उस चीज का करोगे क्या, क्योंकि आपको कभी गवर्नमेंट चलानी नहीं आती है। ठीक है, यहाँ के लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं था आजादी होती क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चलानी नहीं आती है, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये जाएंगे कोई और आ जाएगा। तो आपको उसके लिए एक प्रॉपरली रूल बनाने पड़ेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी जो कि एक रूल बुक बनाए यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में सजेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सोचती है कि हाँ ये तो बात सही है कि हमें बिल्कुल बनानी तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, कोई रूल बुक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश को आसानी से खुद ही रन कर सकें। तो उसके लिए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स से डिमांड किया कि हमें भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी इंडिया का। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड कब किया गया, 1935 में। बट क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी कांग्रेस की बात मान जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही उसको माइनॉरिटी में समझते हैं। तो एज यूजुअल ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और कहा कि चलो देखेंगे देखेंगे। ये तो अपना उनका इवन मजाक उड़ाया कि आप अपने छोटे से ग्रुप को आप बताना चाहते हो कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो इसमें लकीली क्या होता है कि 1939 का टाइम आता है और लकीली भगवान ने बात सुन ली इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उस टाइम पे होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
और क्योंकि आपको पता है 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें ब्रिटेन को, इंग्लैंड को जिताया किसने था? इंडियन के ही सोल्जर्स ने। इंडियन के 70,000 सोल्जर्स उस टाइम पे शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फिर ब्रिटेन का युद्ध था किसके साथ? जर्मनी और जापान के साथ। तो अब क्या चाहता था? ब्रिटेन चाहता था कि अब हम फिर से कि इंडिया के हमारे सोल्जर्स आए और हमारी तरफ से लड़े और हम फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएं। अब क्योंकि कांग्रेस ने एक डिमांड की हुई थी तो उनको पता था कि अगर हम पहली डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो वो हमारी हेल्प नहीं करने देंगे लोगों को। तो उन्होंने क्या किया? 1940 में सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथ को उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने इसमें क्या बोला कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है, लेकिन हम आपको खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन नहीं देंगे। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको बीच में ऐड कर देंगे और वो बीच में मतलब होगा और आप अपना खुद का नहीं, सेपरेटली नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको तो इंडियंस ने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा ही मना कर दिया। तो अगस्त तक ऑफर को इंडिया ने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया, इसको ठुकरा दिया था। और दिया किसने था? ये आपको क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में। तो ये किसने ऑफर दिया था? अगस्त ऑफर लॉर्ड लिनलिथ को ने दिया था 1940 में, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने हेल्प नहीं की ब्रिटेन की। तो किसकी हेल्प से ब्रिटेन जीता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो वो रशिया और अमेरिका की। तो रशिया ने जर्मनी के ऊपर जो हिटलर था वहां पे उसको ओवरकम किया और अमेरिका ने, आपको पता ही है, जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंक के वहां पे उसको ओवरकम किया। एंड फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, यानी कि जिसने हमारा संविधान लिखना था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में। किससे बनी है? कैबिनेट मिशन प्लान से। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946 में। और इस मीटिंग में, यानी इसके फर्स्ट डे में, हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये नेम याद रखने हैं आपने, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। ये किसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेकेंड मीटिंग हुई है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को। तो उस टाइम पे परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर बाद में इन्हीं को जो प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे ये बने हैं असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं परमानेंट, और बाद में इन्हीं को जो इंडिया है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? एच.सी. मुखर्जी बने। और क्योंकि बी.एन. राव ने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में बना दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन बने हैं सेकेंड मीटिंग में? दैट इज बी.एन. राव। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन चुकी है, तो अब ब्रिटिशर्स की जगह पे, मतलब जो इंडियंस हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बंदे हैं, उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है। तो क्योंकि उन सबका ये फर्स्ट टाइम है, उनको नहीं पता है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो सब यही चीज लेके कंफ्यूज थे कि हम लिखे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मींस अपनी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान देना है, मतलब जो भी बेसिक चीजें थी वो सब हर एक चीज बताई। और उस चीज के ऊपर मतलब उन्होंने एक बेसिक सा एक रॉ मटेरियल दिया, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो जैसे घर बनाने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है ईंट, तो एक ईंट का काम करा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस डेट को दिया है? 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको आज हम प्रीएम्बल के नेम से जानते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया उसको किसी ने भी असेंबली के किसी भी मेंबर ने, एक भी मेंबर ने वहां पे प्रश्न नहीं किया, और उसको बिना किसी ओपोजिशन के हर एक ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बातें एक्चुअल में रियलिस्टिक थी।
तो इसके बाद कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट, टाइम कितना लगा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो कितना टाइम लगा है? 2 years लगे हैं, 11 months और 18 days लगे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 years लगे हैं। बट आपको वो अप्रोक्सीमेट वाली ऑप्शन तो देगा ही नहीं, तो आपको ये याद रखना है कितने ईयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज। नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर, उसको 64 lakhs उस टाइम पे लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया है? तो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया है। चलिए इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज 15 अगस्त 1947। तो इस दिन को हमें आजादी मिली है, यानी अंग्रेज पूरी तरह से भारत छोड़कर चले गए थे 1947 में 15 अगस्त को। नेक्स्ट डेट इज 26 नवंबर 1949। तो इस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ है। आपने अभी देखा है 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था। ये कब से स्टार्ट हुआ है? जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उसके फर्स्ट मीटिंग से 9 दिसंबर 1946 से, और ये बना है 26 नवंबर 1949 में। तो टोटल कितना टाइम इसको लगा है जो हम अभी कर चुके हैं, दैट इज 2 years 11 months एंड 18 days। नेक्स्ट इज 26 जनवरी 1950 को यही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कंप्लीट हुआ था तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। सो नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? क्योंकि हर एक बंदे ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों ने हर एक ने अपना अपना पार्ट प्रिपेयर करके दिया। तो अब प्रिपेयर तो कर लिया, हर एक ने अपने अपने कागजों के ऊपर नोट किया है। तो अब उन कागजों को इकट्ठा करना है, उनमें से छांटा छांटी करनी है और उन सब कागजों को एक फाइल में लगा के या प्रिंटिंग निकाल के उसकी एक पूरी बुक बनानी है। तो उसके लिए वो काम कौन करता है? वो काम करता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो छांटा छांटी करने का काम किसका है? ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर, यानी हमारे भारत का संविधान किसने लिखा है? तो आई होप अब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो किसने लिखा है? ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो B.R. अम्बेडकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए B.R. अम्बेडकर बोला जाता है। बट एक बंदा नहीं लिख सकता कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसने लिखा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इसमें से नया जरूर सीखा होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।